नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2025 के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। हालांकि इससे पहले हम लोग 4 वीडियोस आप लोगों को दे चुके हैं। 4 वीडियोस कौन कौन सी है उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जनवरी 2025 के जो करंट अफेयर के एमसीक्यू का हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लोगों को दे चुके हैं। फरवरी की भी वीडियोस 2 आप लोगों को मिल गई होगी, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 25 एमसीक्यू हर एक सेट के अंदर है, 25-25। यानी कि आप लोगों का अब तक आप लोगों को टोटल जो है 100 एमसीक्यू हम लोग करा चुके हैं जनवरी और फरवरी के। याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ आज की जो हमारी क्लास है, आज हमारा मार्च 2025 का ये पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद में जो आप लोगों को मार्च 2025 का सेकंड पार्ट भी जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों का मार्च 2025 के एमसीक्यूज है हमारे पास में। पार्ट फर्स्ट हम लोग आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट कर देते हैं हमला अपना सेशन प्यारा सा। पहला क्वेश्चन हमारा, कार्बन मार्केट पर जो है पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कार्बन मार्केट पर जो है पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है। तो आप सभी याद रखेंगे, ये जो समिट है आप लोगों की ये हुई है नई दिल्ली के अंदर, मार्च में हुई है, नई दिल्ली के अंदर हुई है। कार्बन की बात आई है तो आप लोगों को याद रखना है, भारत का जो टारगेट है हमारा नेट जीरो का जो टारगेट है वो हमारा 2070 तक है। याद रखेंगे। और इसके साथ साथ में आपसे पूछ लेगा डेवलप इंडिया यानी कि विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है वो कब तक का है, वो 2047 तक का, यानी 47 तक का हम लोगों ने रखा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन एसडीजी नंबर 13 आप लोगों को याद रखना है। एसडीजी नंबर 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, जो किसकी बात करता है, जलवायु परिवर्तन यानी कि आप लोगों का क्लाइमेट चेंज की बात करता है। एसडीजी नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्बन की बात आई है तो प्रदूषण पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉल्यूशन के ऊपर। जैसे आप लोगों का नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम लोग कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं। वाटर डे, पृथ्वी, आप लोगों का पृथ्वी दिवस, इसके साथ साथ वन्यजीव दिवस, ये सारी चीजें आप लोग इसके साथ में रिकॉल कर लेना जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नई दिल्ली। इसके साथ साथ दोहा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, दोहा, तो देखो दोहा में हुई है क्या, 55वें नंबर की बैठक हुई है किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कब, 2025 के अंदर। और ये कब बना था आप लोगों का, ये बना था 1971 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये आपका कब बना था, ये आपका 1971 में बना है। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, इसका बच्चों हेडक्वार्टर भी कहां पर हो जाएगा, कोलोंगी, स्विट्जरलैंड। कोलोंगी ये जेनेवा में पड़ती है वैसे तो जगह। अगर पेपर में जेनेवा मिल जाए तो जेनेवा लगा देना आप लोग। अदरवाइज अगर जेनेवा नहीं मिलता है तो मोस्टली जो अभी तक पूछा गया पेपर्स में वो आप लोगों से कोलोंगी पूछेगा। ये आप लोग याद रखेंगे। मैं बात करूं बैंकॉक की आप लोगों से, बैंकॉक के अंदर क्या हुआ है, बैंकॉक में आप लोग मुझे बताएंगे क्या हुआ है सर जी, क्या हुआ बैंकॉक के अंदर, हुई है बिम्स्टेक की समिट। बिम्स्टेक 2025 की समिट हुई है बैंकॉक के अंदर, ये आपको याद रखना। और रियो डी जेनेरियो, ये आप सभी को पता है क्या हुआ है यहाँ पर, ब्रिक्स 2025 की समिट हुई है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। एक एक फैक्ट आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि G8 की समिट पूछी गई थी आप लोगों से यूपी एपीओ में, पीवाईक्यू आप लोग उठा के देख लेना। तो G20 हो चाहे G7 हो आप लोगों का, या कोई भी आप लोगों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी सारी मीटिंग आप लोगों को याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने एम्स के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे यूपी एपीओ में, चाहे वो झारखंड एपीओ, चाहे आप लोगों का हरियाणा एडीए, या फिर आप लोगों का अदर स्टेट कुछ भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। ऐसे प्रश्न सभी पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी एपीओ में यहां से इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है जिसमें लेटेस्ट कमेटी की बात की गई है। तो देखो क्या हो गया है, नीति आयोग एम्स के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है। तो याद रखेंगे वी के पॉल की अध्यक्षता में बनी है। और नीति आयोग क्या हो जाएगा, नीति निर्माण में मदद करता है भारत सरकार की। किसके स्थान पर लाया गया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, जो कि योजना आयोग आप लोगों का 15 मार्च 1950 को बना था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और अरविंद पनगड़िया
का नाम भी याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो हर्ष कुमार की हम लोग पिछली वीडियो में भी इनकी चर्चा कर चुके, हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हर्ष कुमार, महाकुंभ जब लगा था प्रयागराज में, महाकुंभ लगा था, उसमें भगदड़ मच गई थी। ठीक है, क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोग वहां पर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए कमेटी बनी थी। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। ये आप लोगों को याद रखेंगे, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। आप लोगों से पूछ लेगा कि महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनी, तो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। के कस्तूरीरंगन, इनकी अभी डेथ हुई है अप्रैल 2025 में। ये कौन थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पर थी। ठीक है जी, के कस्तूरीरंगन याद रखेंगे आप लोग। रामनाथ कोविंद, ये किसकी बात करते हैं? रामनाथ कोविंद हमारे जो है कौन है, जल्दी से बता दो। रामनाथ कोविंद, इन्होंने कौन सी कमेटी थी? कोविंद कमेटी। कोविंद कमेटी याद रखेंगे आप लोग, कोविंद कमेटी जो किसकी बात करती है? एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। और इलेक्शन कमीशन आप लोगों का पार्ट नंबर 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी आप लोग याद रखेंगे। हीरो इंडियन सुपर लीग, हालांकि ये तो इंडियन सुपर लीग आप लोग याद रखेंगे। इंडियन सुपर लीग 2025 का विजेता कौन रहा? इस तरह के छोटे छोटे स्पोर्ट्स आपसे पूछे जाएंगे यूपी एपीयू में, बड़े बड़े नहीं पूछता, या तो सीधा पूछ लेगा ओलंपिक के बारे में आपसे, या फिर जो छोटे मोटे होंगे ना आप लोगों के, उन पर जाता है ज्यादातर यूपी एपीयू वाला जो आप लोगों का पैटर्न है ना पेपर का, उसकी बात करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंडियन सुपर लीग सबसे पहले तो याद रखेंगे फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं सर? 11 होते हैं, 11, जितने कि इसमें होते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट में और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन रहा? तो सबसे पहले आप लोगों को बस ये याद रखना है, कौन हो जाएगा? मोहन बागान। बस इतना ही याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन बागान। कलकत्ता के अंदर तो इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी स्वामी विवेकानंद करके शायद कोई स्टेडियम है वहां पर कोलकाता के अंदर, तो आप लोग देख लेना, उसको चेक कर लेना फैक्ट। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, बस याद रख लेना मोहन बागान ने जीता है, इतना ही काफी आपके पेपर के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस ने भी यहां से प्रश्न पूछा है। ठीक है, चंद्रयान 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जितने भी आपके गए हैं आदित्य L1 हो, चाहे वो आप लोगों का मंगलयान हो, चंद्रयान फर्स्ट हो, चंद्रयान सेकंड हो, सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा चुकी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया? तो देखो सीधी सी बात है, भारत का नाम याद रख लेना आप लोग, हमारा प्यारा भारत ये कारनामा किया, क्योंकि चंद्रयान 3 हम लोगों ने भेजा था, चंद्रयान 3 साउथ पोल पर भेजा था। कब भेजा था? गया था सर जी 14 जुलाई को गया था, 14 जुलाई 2023 को गया था। और लैंडिंग कब की? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए इस पर घोषणा किया गई कि 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जो लैंडिंग पॉइंट है इस बार का, जो लैंडिंग पॉइंट है हमारा, उसका नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा है बच्चों शिव शक्ति पॉइंट, जो है उसका नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पर हमारा चंद्रयान 2, जहां पर हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था ना, उस पॉइंट का नाम रखा है क्या? जहां पर हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उस पॉइंट का नाम रखा क्या? वो रखा आप लोगों का तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट। और इसमें क्या हो जाएगा आप लोग याद रखेंगे, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। याद रखना आप लोगों का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोवर कौन सा है इसमें? रोवर हो जाएगा आप लोगों का प्रज्ञान, प्रज्ञान हो जाएगा रोवर का नाम, रोवर हो जाएगा प्रज्ञान, जिसमें 6 पहिए लगे हैं, 6 पहिए, 6 व्हील्स लगे हैं, इसमें 6 पहिए लगे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, 6 पहिए। और ये यूपी पीसीएस शायद 2000 नहीं, यूपी पीसीएस नहीं, शायद सीडीएस में पूछा जा चुका है।
यूपीएससी पूछ चुका है सीडीएस के पेपर में इसको कि कितने पहिए थे प्रज्ञान के अंदर, तो 6 पहिए आप लोग याद रखेंगे और बाकी सारी चीजें आप इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ लेना। और 4 नंबर देखो यहां पर 1 2 3 और 4, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था RO 2025 के अंदर जो भी 27 जुलाई को पेपर हुआ है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है, चंद्रयान 3 ने जैसे चंद्रमा पर लैंड किया तो इसी के साथ ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। पहले दूसरे तीसरे कौन है, तो अमेरिका पहला, दूसरा रूस, तीसरा चाइना, पहले ऐसे कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं साउथ पोल की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये भी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैली फंड किससे संबंधित है? देखो इटली ने जारी किया है ना, इटली, नाम याद रखेंगे आप लोग। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है जैव विविधता। और जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं ये याद रखेंगे आप लोग, ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को। और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो ये आया था बच्चों 2002 के अंदर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओजोन संरक्षण के लिए जिसके लिए सीएफसी जिम्मेदार होती है आप लोगों की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कब मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस? हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, याद रख लेना। आर्द्रभूमि संरक्षण, कितनी आर्द्रभूमि अभी हमारी जो है, आर्द्रभूमि कितनी है हमारी, वेटलैंड्स कितनी है, ये हो जाएंगे टोटल अभी हमारे भारत में वर्तमान में 93 आप लोगों के वेटलैंड है। एक तो जुड़ी है गोकुल नई और एक जुड़ी है शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो पहले 90 थी, एक जुड़ी है गोकुल, तो कितनी हो जाएंगी 92। और 93वें नंबर की आप लोग याद रख लेना, वो अभी हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग 93 नंबर की देख लेना कौन सी बनी है, ठीक है। टोटल संख्या इनकी 93 हो गई है भारत के अंदर। और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? तो ये लिख लेना, वेटलैंड डे 2 फरवरी और कैंसर डे 4 फरवरी। और वेटलैंड संरक्षण के लिए एक रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में 1971 में। इस वजह से हम लोग आर्द्रभूमि याद रखेंगे आप लोग। हिंदी मीडियम में वेटलैंड लिखा मिल जाता है कई बार, आप लोगों को आर्द्रभूमि नहीं देगा, सीधा सीधा ऐसे लिख देगा वेटलैंड। तो याद रख लेना, वेटलैंड की बात हो चाहे आर्द्रभूमि की बात हो, चाहे आप लोगों को रामसर साइट बोल दे, क्या बोल देगा? रामसर साइट भी इन्हीं को कहते हैं। ये वे दलदली क्षेत्र होते हैं आप लोगों के जहां पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि पानी भी है, कीचड़, दलदली भूमि होते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों के साथ में काफी तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जैव विविधता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। और इसी के साथ साथ याद रख लेना 1972 में जो है स्टॉकहोम में एक समिट हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम में समिट हुई थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसमें बना था क्या आप लोगों का? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका आप लोगों का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। छठे क्वेश्चन पर आ जाएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? यह प्रश्न मार्च की न्यूज है और यहां से यूपीपीसीएस 2025 में ये सेम टू सेम हम लोगों ने क्वेश्चन वहीं से उठा लिया है। यूपीपीसीएस ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इस बार, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले इस बार यूपीपीसीएस प्री के अंदर। और यूपीपीएससी कराएगा आपका एग्जाम, जो कि जिसने यूपीपीएससी जो आयोग है आप लोगों का, वही आप लोगों का जुडिशरी लेगा, वही आपका एपीओ भी कराएगा। इसी ने परीक्षा ली आरओ की, इसी ने लिया भैया पीसीएस। तो याद रख लेना आरओ यूपीपीसीएस, इन दोनों एग्जाम के सारे पेपर लगा के जाना प्री वाले। 24 वाला पीसीएस प्री उठा लेना, 25 वाला आरओ उठा लेना 27 जुलाई का, और ये आप लोगों का जो 12 अक्टूबर को हुआ है जिसका एक प्रश्न आप लोगों के सामने लगा है। इन तीनों पेपर के तो पीसीएस के 300 क्वेश्चन हो जाएंगे और 140 आप लोगों के किसके? आरओ के पेपर के। तो 440 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे टोटल जीके जीएस के, उनको लगा के चले जाना। बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर थे, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर थे, याद रखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री आएगी 8 नंबर की, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके पेपर में, उसके लिए तो रामबाण हो जाएगा। हो सकता है इन 440 एमसीक्यू में से जो है लगभग जो 8 नंबर का आएगा ना आपका, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिलहाल आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस बार आयोग ने पैटर्न चेंज किया, तो हो सकता है यूपी एपीओ में इस तरह का पैटर्न आपका बन जाए। चलिए
क्या पूछा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो देखो जीता तो किसने? बानू मुश्ताक ने। किसके लिए जीता? इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प कौन सी भाषा में? ये कन्नड़ लेखिका है, कन्नड़। लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया है? ट्रांसलेशन किसने किया इंग्लिश में? वो क्या है? दीपा भास्ती ने। दीपा भास्ती ने इसका ट्रांसलेशन किया है और बानू मुश्ताक जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी हार्ट लैम्प। तो ये जो मिला है संयुक्त रूप से दोनों को मिला है, क्योंकि इसकी पुरस्कार राशि जो बटी है ना वो दोनों में बटी है, बराबर बराबर पुरस्कार राशि। तो लेकिन ये बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि बानू मुश्ताक ज्यादातर बच्चे इसको लगा कर आए हैं, जो कि आयोग ने बिल्कुल गलत माना है। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एक और दो, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पिंक लेडीज कप 2025 का खिताब किसने जीता? पिंक लेडीज कप, इस तरह के छोटे छोटे ये याद रखने आप लोगों को स्पोर्ट्स, जिन बच्चों का यूपीएपीओ क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग देखेंगे किसने जीता है, तो याद रखेंगे आप लोग ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसने जीता? ये बच्चों दक्षिण कोरिया ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए बस इतना सा ही याद रख लेना, दक्षिण कोरिया ने जीता है। कहां पर होस्ट हुआ, किसको हराया, वो चीजें इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चलो लिख ही लो। ये थाईलैंड में आयोजित हुआ इस बार, ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था इस बार। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? जल्दी से बता देंगे मुझे आप लोग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी, बैंकॉक। अभी हम लोगों ने देखा था क्या? बिम्स्टेक समिट। और यहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात हो जाएगी, थाई बात, थाई बात। और पिछली क्लास में आपको बताया था कि थाईलैंड जो है एशिया का तीसरा कंट्री बन चुका है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर बात करूं, विश्व में सबसे पहले लैंगिक विवाह जो आपका समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज है, उसको वैलिड किसने घोषित किया था? तो वो था आप लोगों का नीदरलैंड्स। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और देखिएगा, चलिए बस इतना ही रखते हैं इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का दक्षिण कोरिया। 8 नंबर पर आएंगे जल्दी से। पंच मिशन किसने लॉन्च किया? पंच मिशन, पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखेंगे ये नासा का मिशन है बच्चों, नासा का। क्यों लॉन्च किया? सूर्य के वायुमंडल के अध्ययन के लिए। सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारे सन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि एक परत होती है सूरज में कोरोना, कोरोना, उसके अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया किसने? ये नासा ने किया है। ठीक है। डीआरडीओ आप लोगों का भारत का कब बना? 1958 में बना है। इसरो 1969 में बना है, आप सभी को पता है। जाक्सा ये कहां की है? ये आप लोगों की जापानी कंपनी, जापानी। और ये आप लोगों की अमेरिकन कंपनी, याद रखेंगे। एक कंपनी जिसका नाम है द सोल्ट कंपनी, ये कहां की है बच्चों? ये फ्रांस की है। जिसने क्या बनाया? जिसने आप लोगों का राफेल विमान, जो राफेल लड़ाकू विमान है ना हमारे पास में, ये बनाया है किसने? ये बनाया आप लोगों का फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है द सोल्ट कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी, एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल है, यूएसए से खरीदी है भारत ने, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और S-400 जिसने भूमिका निभाई थी किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से। ठीक है, किससे लिया है? रूस का मिसाइल सिस्टम है जो हम लोगों के पास में, ये आप लोगों की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है। याद रखेंगे आप लोग सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दिया सलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दिया सलाई, बानू मुश्ताक, सूर्यबाला, कैलाश सत्यार्थी या फिर अनीता देसाई। देखो बानू मुश्ताक की तो आप सभी ने भी पढ़ी, हार्ट लैम्प मेरे साथ में। सूर्यबाला ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, ये इनकी पुस्तक है। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये इनकी बुक है। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? क्योंकि इस पुस्तक को भैया व्यास सम्मान मिल चुका है 2024 का, 2024 का व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान इस पुस्तक को मिल चुका है। कौन सी भाषा में दिया जाता है? ये हिंदी भाषा में मिलता है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है इसको प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1991 में, 1991 में इसकी शुरुआत होती है बच्चों, 1991 में। और पहली बार किसको दिया गया? पहली बार किसको दिया गया? रामविलास शर्मा को ये आप लोगों का पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम था रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को पहली बार दिया था 2024 का है।
और ये कौन से नंबर का है, ये कौन से नंबर का है, हो सकता है 2024 ना दे, आपसे पूछ लेगा 33वें नंबर का, सॉरी 34वें नंबर का, 34th नंबर का ये है, क्योंकि 33वां किसको मिल चुका था, 33वें नंबर का वो मिला था पुष्पा भारती को। दोनों अवार्ड याद रखने, 33वां भी 34वां भी, जिनकी पुस्तक थी यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, इनकी फेमस बुक थी पुष्पा भारती की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी, अच्छा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या हो जाएगा, दिया सलाई, इसके लेखक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, 2014 के अंदर क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज किसके साथ में, जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, आप लोगों की पाकिस्तान की बच्चों मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है भारत के अंदर, कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। जो बच्चे छोटी उम्र में, कम उम्र में जो है कारखानों में काम कर रहे थे, ठीक है, मजदूरी कर रहे थे, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करते पाए गए, उनको इन्होंने उनकी शिक्षा के लिए प्रबंधन किया और बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। मलाला यूसुफजई ने क्या किया, शिक्षा की बात की, शिक्षा के अधिकारों के लिए इन्होंने, बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के लिए पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी, इसीलिए इनको क्या मिला था, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बची कौन, अनीता देसाई। इनकी बुक, जिन बच्चों ने पिछली 4 वीडियोस देखी हैं सभी को पता होगी, इनकी एक फेमस बुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है फास्टिंग फीस्टिंग। जिनका क्या हो जाएगा, क्या नाम है, फास्टिंग फीस्टिंग, इनकी फेमस बुक है फास्टिंग फीस्टिंग। वनडे एग्जाम में तो कई बार पूछी गई है, जैसे नॉर्मल होते हैं ना एग्जाम वनडे वाले, उनमें कई बार पूछी जा चुकी है, हो सकता है आप लोगों से पूछ ली जाए। ऑपरेशन सिंदूर के जैसे है ना आप लोगों के, केजेएस ढिल्लो जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनकी पुस्तक है द ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस राज्य में स्थित है। मार्च में हुई थी ये वाली गणना, सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएंगी, तो देखो सबसे ज्यादा जो है 2397 जो है आप लोगों की, किसमें है आप लोगों का, ये यूपी में है, पश्चिम बंगाल में आप लोगों की 815 है, और असम में है बच्चों 635। 635 आप लोगों की असम के अंदर हो जाएगी। और बचे कौन, बिहार बचा आप लोगों का, तो बिहार इसमें सेकंड नंबर पर है, 2270 है यहां पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2397 के साथ में हम लोग पहले नंबर पर है यूपी हमारा। इसके साथ साथ नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे आप लोग याद रखेंगे, डॉल्फिन, नेशनल डॉल्फिन डे हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग, 5 अक्टूबर को। और जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन क्या हो जाएगा आप लोगों का, गैंगेटिक डॉल्फिन कब बनी हमारा, नेशनल एक्वाटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनी है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव बनी है 2009 में। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब बनाया, कौन सी वाली डॉल्फिन, डॉल्फिन नहीं, गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कब बनी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में बनी है। तो ये आप लोगों को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो बस सीधा सीधा विजेता याद रख लेना, विदर्भ ने जीता है। किससे संबंधित आप लोगों का, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों का विजय हजारे ट्रॉफी, आप लोगों का विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है ना। आप लोगों का दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली हो जाएगा आप लोगों का, सैयद मुश्ताक अली। ये भी ट्रॉफी आप लोगों की सारी से, ये किससे रिलेट करते हैं आप लोगों का, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ये आप लोगों से पूछा गया। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली पेपर में आपके, यूपी एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप लोग सीधा सीधा एनोरा, एनोरा मूवी को ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक है, एनोरा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 12वीं फेल को कहां पर मिला है, 71st जो आप लोगों के नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे ना,
71वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और छावा तो अभी भी नहीं, आपको पता शिवाजी के ऊपर बनी है। और त्रिवेणी को भैया क्या मिला है? त्रिवेणी को मिला है सर जी क्या? ग्रैमी अवार्ड मिला है इनको। त्रिवेणी को जो है ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली भारत की फिल्म है ये। और चंद्रिका टंडन से संबंधित है। चंद्रिका टंडन नाम याद रखेंगे आप लोग, चंद्रिका टंडन, ठीक है, इससे संबंधित है त्रिवेणी से। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ना पढ़ा हो, तो जहां भी पहला आ जाएगा, भारत का पहला, जहां पर भी शब्द आ जाएगा ना भारत का पहला, चाहे वो भारत में पहला हो चाहे विश्व में पहला हो, यूपीएपीओ के लिए क्वेश्चन एकदम से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो मुंबई में क्या बन रही है? एआई यूनिवर्सिटी बन रही है हमारी, इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी बन रही है। जो बच्चे 4 क्लास कर चुके हैं उनको तो ये वाला क्वेश्चन रट गया होगा कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर है? मुंबई। जिसके कौन है? कुलपति कौन है? चांसलर साइमन मोक हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुरुग्राम। इंदौर भिखारी मुक्त शहर बन गया भारत का पहला, क्योंकि यहां पर भीख मांगना अपराध है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में ही, और आप सभी को पता इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण जब भी होता है सबसे पहली पोजीशन पर आप लोगों का इंदौर मिलता है, ये आप सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। रियासी आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और यहां से हो सकता है यहां से रियासी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा क्या बना है यहां पर? रेलवे ब्रिज बना है। रेलवे ब्रिज कौन सी रिवर पर? चिनाब नदी पर। 359 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। याद रखेंगे आप लोग, 359 मीटर लंबा है ये, और 359 मीटर चौड़ाई है, और 1315 मीटर याद रखेंगे बच्चों आप लोग, 359 और 1315। चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, 359 तो मीटर इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई, और इसकी हाइट कितनी है? 1315 इसकी लंबाई हो जाएगी। कौन सी रिवर पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब, जैसे बगलियार डैम आपका चिनाब नदी पर है, चर्चाओं में था 2025 में, क्योंकि इंडस आप लोगों का वाटर ट्रीटी आप लोगों ने पढ़ी है 1960 की, उसके तहत जो है भारत ने जो है कई नदियों का पानी रोका था, है ना। और इसके साथ साथ चिनाब नदी पर एक डैम है जिसका नाम है बगलिहार, उसका पानी भी रोक दिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जैसे आप लोगों का तुलबुल और ओरी डैम कहां पर है? झेलम नदी पर है। बगलियार कहां पर? आप लोगों का चिनाब पर है। दुलस्ती भी डैम आप लोगों का चिनाब नदी पर है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एक जेडमोड सुरंग आप लोग याद रखेंगे, जेडमोड सुरंग भी सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में बनाई थी, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा लेन देन जो है डिजिटली हो रहा है, सारा पैसा जो हम लोग, कैशलेस सुविधा पूरी मौजूद है। तो इस मामले में जो है आप लोगों का कौन सा स्थान मिला हम लोगों को? तो भारत की पोजीशन है तीसरे नंबर पर, तीसरा स्थान मिला इस रिपोर्ट के अंदर हम लोगों को। 14th नंबर की रैंक कहां पर मिली है? तो टेररिज्म इंडेक्स, जो आप लोगों का आतंकवाद सूचकांक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का? आतंकवाद सूचकांक 2025। आतंकवाद सूचकांक 2025 में हम लोगों को 14 नंबर का स्थान मिला है। सबसे पीड़ित कंट्री कौन सा है? वो है आप लोगों का बुर्किन फासो, सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले झेलने वाला बुर्किन फासो। ये देखो रैंक, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये 2025 की रैंक है नहीं, ये थी, अब ये फिर से अपडेट होकर आया है। इसमें रैंक कितनी थी? 77वें नंबर की, और टोटल हम लोगों को वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल 59 देशों में था। 59 देशों के अंदर भारत के नागरिक बिना वीजे के एंट्री कर सकते थे,
सकते थे या फिर वहां पर पहुंचने के बाद उनको तब वीजा मिल जाता था। ये आपकी सुविधा देता है कौन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। टॉप कंट्री कौन है इसमें? सबसे ऊपर है सिंगापुर। 193 कंट्रीज में सिंगापुर के लोग जो है फ्री वीजा सुविधा या फिर वीजा ऑन अराइवल, पहुंचने पर वीजा मिलेगा, ऐसी सुविधा पा सकते हैं। अब देखो जब ये अपडेट होकर आया वापस से, ये भी 25 का था, ये तिमाही में अपडेट हुआ है, फिर से लास्ट जो 3 महीने गए उनमें अपडेट हो गया। अब हमारी रैंक आ गई है 85, 85 नंबर पर आ गए हम लोग, यानी कि 5 और 3 8 अंकों का हम लोगों में गिरावट देखने के लिए मिली भारत के अंकों में। और अब हमारी ये कंट्रीज भी घटकर कितनी हो गई? ये घटकर हो गई 57, ये घटकर हो गए 57। तो आप जो रैंक है हमारी वर्तमान में याद रखेंगे 85 और कंट्री हो जाएंगी 57। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए 102 ये आप लोगों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का ये रिलीज हुआ है, इसमें आई है। 2024 में कितनी थी हमारी? 2024 में तो 105, 2023 में कितनी थी बच्चों? 111, 111 से घटी 105 आई। इस बार फिर से सुधार किया भारत ने आप लोगों का 102। याद रखेंगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 102 पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा और पांचवा जेंडर इक्वालिटी, ये आप लोगों के एसडीजी होते हैं। तो एसडीजी पहला गरीबी से रिलेटेड है, पहला यानी कि जीरो पॉवर्टी, गरीबी हम लोगों को हटानी है। एसडीजी कब तक? 2030 तक। टोटल 17 हमारे एसडीजी हैं, 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक पूरे करने। आए थे 2015 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फैक्ट तो बहुत सारे रिलेट कर सकते हैं, जैसे 15 आ गया तो यहां पर क्या बन गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गया। एकमात्र ऐसा संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर है, कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। याद रखेंगे आप लोग। आशीष खन्ना वर्तमान में इसके क्या है? हेड हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन, हाल निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 के फीफा विश्व कप की मेजबानी नहीं करेगा? तो देखो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों होस्ट कंट्री है, तीनों जगह होगा। जो लॉस एंजलिस आप लोगों का, यहां पर होंगे 2028 के ओलंपिक, यहां पर होंगे 2028 के क्या होंगे? ओलंपिक होंगे। अब आपसे पूछ लेगा इस विश्व कप से 3 कंट्रीज को बाहर कर दिया, 3 कंट्री को बाहर कर दिया, वो कौन कौन से हैं? जिनको बाहर कर दिया वहां के खिलाड़ी इसमें भाग नहीं लेंगे। पहला आप लोगों का रूस है, पहला रूस है। दूसरा आप लोगों का कांगो हो जाएगा बच्चों, कांगो याद रखेंगे आप लोग, कांगो, कांगो अफ्रीकन कंट्री है। और तीसरा हो जाएगा ये भिखारी पाकिस्तान, ठीक है जी, नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं लोगों के पास में, टमाटर 700 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो 3 कंट्री ऐसी है जिनको इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप लोग इसमें नहीं खेलोगे, ठीक है, इस वाले वर्ल्ड कप में 26 के में। क्यों? क्योंकि रशिया लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ में, इस वजह से बाहर हो गया। कांगो जो देश है ना, जो फीफा ये फेडरेशन होता है, हर एक देश का जो फीफा फेडरेशन होता है ना, फीफा का संघ होता है, हर एक देश का अपना। तो इनका क्या रूल है फीफा का? फीफा का रूल ये है कि अगर कांगो के अंदर हमारा फेडरेशन है, जैसे भारत का बीसीसीआई ना क्रिकेट का, इसी तरीके से हर देश का अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप के लिए फेडरेशन होता है। तो फीफा का यह मानना है कि ये जो आपका संगठन है ना, जो फीफा से संबंधित है, इसमें या तो आप लोगों की सरकार का या किसी बाहरी देश का, बाहरी आदमी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका नियमों में लिखा है। जबकि कांगो को इसलिए बाहर किया क्योंकि इनके मामलों में यहां की सरकार ने दखलंदाजी कर दी थी, तो इस वजह से कांगो को हटा दिया। और पाकिस्तान क्यों बाहर है? पाकिस्तान क्यों बाहर हुआ है? पाकिस्तान ने जो नए नियम आए ना फीफा के, नए जो नियम आए फीफा के, उनको मानने से इंकार कर दिया, इस वजह से पाकिस्तान का पत्ता कट गया। तो तीनों कंट्री बाहर हो गई हैं। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाई चांस ज्यादा डीप में पूछेगा आप लोगों से तो आप लोग जो है आसानी से पेपर को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? यह प्रश्न पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बच्चों, अंजू राठी राणा जो है भारत की पहली महिला विधि सचिव बन चुकी है। अब इसके साथ साथ क्या जिक्र करेंगे हम लोग? आदवी के बारे में पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी, यानी कि ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, और CO2 जब ये छोड़ेगी बाहर, CO2 जब बाहर छोड़ेगी इसमें कार्बन जाएगा और कार्बन एमिशन यानी कि वायु प्रदूषण होगा। लेकिन
ये जो कार्बन छोड़ेगी आदमी, इसके माता पिता ना 6000 पेड़ लगा रहे किसी के घर के बाहर, इनके घर के बाहर 6-7 हजार पेड़ लगे हुए हैं। जैसे ही ये CO2 छोड़ेगी, कार्बन जो निकलेगा इसके मुंह से जो CO2 के रूप में, उसको वो पेड़ सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और 0% पोल्यूशन इनके द्वारा होगा। तो इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी कहां की है? तमिलनाडु की है, याद रखेंगे आप लोग। मनु भाकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भैया क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे। हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। कौन से खेल में? शूटिंग में, निशानेबाजी में इन्होंने मेडल जीता। एक मेडल तो जीता यहां पर, और एक मेडल सेम कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड वाली में, मिक्स्ड कैटेगरी जिसको आप लोग बोलते हैं ना, डबल्स बोल दो या मिश्रित श्रेणी में। किसके साथ में? सरबजोत सिंह के साथ में, सरबजोत सिंह। और इन्होंने जो है साथ साथ में क्या जीता? फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सी कैटेगरी? 10 मीटर एयर पिस्टल। तो इनके बारे में क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है। कौन? आपकी मनु भाकर, हरियाणा के झज्जर जिले की है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है, जिनका नाम है बच्चों मनु भाकर। तो ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइमन मोक मैंने आपको बताया, जो हमारी फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बनी है, कहां पर? मुंबई में उसके चांसलर बने साइमन मोक, विदेशी हैं। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसा कि इसके ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह की से ऑप्शन इसके सेट किए गए हैं। तो ये जो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना बच्चों, ये दोस्तों सीधा सीधा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपका यूपी PCS 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ है वहां से उठाया गया। क्यों उठाया? क्योंकि ये न्यूज है मार्च की। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मार्च का करंट अफेयर का हम लोग पहला पार्ट कवर कर रहे हैं आज, और ये मार्च में न्यूज आई थी। आपसे पूछा है कि जो आप लोगों का खंजर युद्ध अभ्यास है, खंजर युद्ध अभ्यास 12वां संस्करण, खंजर अभ्यास 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में होगा? भारत के साथ में कौन सी कंट्री है जो इस युद्ध अभ्यास को करेगी? तो देखो किस तरीके से ऑप्शन सेट किए गए थे आप लोगों के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। जिन बच्चों ने पीछे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए कैसे ऑप्शन सेट किए गए? 2 और 3, केवल 3, 3 और 4, और केवल 4। ठीक है, अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कहां पर होंगे इसमें? कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिया कि तीसरे वाला ऑप्शन ठीक है, तीसरे वाला ऑप्शन ठीक है, 1 2 3 4, तीसरा ठीक हो गया। तो ABC आप लोगों ने C लगा दिया जल्दी में कि तीसरा हो जाएगा, और आंसर की में आप लोगों ने जो OMR मिलती है आप लोगों ने जल्दी से तीसरा गोला भर दिया। लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन कहां पर है? तीसरा तो केवल B वाले में है। तो इस तरीके से गलती हुई है बच्चों से पेपर में। आपका जब UP APO होगा तो इस तरह के प्रश्नों को जो है ना आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। यहां तो गिन लोगे 1 2 3 किर्गिस्तान, मजे आ गए सर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, C लगा के आ गए। वहां थोड़ी लिखा OMR में कि 3 और 4 है। यहां पर इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। इसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा, जब आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और घटना चक्र से डेली आपको MCQ लगाने। तो देखो क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ होता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके साथ में कुछ युद्धाभ्यास हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कुछ युद्धाभ्यास जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारा, बांग्लादेश के साथ में होता है बच्चों हमारा संप्रीति। संप्रीति श्रीलंका के साथ में कौन सा होता है? श्रीलंका के साथ में होता है हमारा, श्रीलंका के साथ में होता है सिलिनेक्स, सिलिनेक्स श्रीलंका। इसके साथ साथ सिंगापुर के साथ में कौन सा होता है हमारा? सिंगापुर, सिंगापुर के साथ में होता है हमारा सिम्बैक्स, सिम्बैक्स होता है। जापान के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है हमारी? एक तो होती है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन होती है आप लोगों को सभी को पता है, धर्म गार्जियन। एक होती है आप लोगों की शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री। ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है पेपर में आपसे UP APO में PYQ उठा के देख लेना, मैचिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फ्रांस का देख लो, फ्रांस का आप लोगों को याद रखना है, फ्रांस वाला, फ्रांस के साथ होता है एक तो होता है गरुड़,
सॉरी एक लिखेंगे आप लोग पहले वरुण, वरुण लिखेंगे, एक लिखेंगे आप लोग गरुड़। वरुण और गरुड़ एक्सरसाइज दोनों के दोनों फ्रांस के साथ है, लेकिन गरुड़ तो फ्रांस के साथ है, गरुड़ शक्ति किसके साथ में हो जाएगा सर? गरुड़ शक्ति तो यहीं पर लिख लेना आप लोग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ में लिस्ट बना लेना अपनी कॉपी में भी। इंडोनेशिया के साथ में होती है हमारी गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके साथ में? हमारा इंडोनेशिया के साथ में है। इसी तरीके से आप लोगों का, इसी तरीके से सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। यहीं पर लिख देते चलिए हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड ये होती है हमारी चाइना के साथ में। एक होता है दस्तलिक, दस्तलिक होता है हमारा किसके साथ में बच्चों? ये होता है उज्बेकिस्तान, ये होता है उज्बेकिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट अगला हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? नोमैडिक एलिफेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, नोमैडिक एलिफेंट आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, क्लास छोड़ के जाएगा नहीं कोई बच्चा, पूरी क्लास अटेंड करेंगे। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके साथ में? हमारा मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया के साथ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के लिए जितने भी यहां पर लिखे हैं। और मंगोलिया में क्या मिलता है हम लोगों को? गोबी डेजर्ट मिलता है, गोबी का मरुस्थल मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा? क्या लिखा है? उपविजेता, रनर अप। विजेता सभी को पता है भारत ने जीता है। कौन था? होस्ट कंट्री कौन था इसका? होस्ट कंट्री कौन था? पाकिस्तान था। और न्यूजीलैंड रहा सर जी, रनर अप इसका न्यूजीलैंड रहा। तो रनर अप आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि विजेता तो हम है ही, सभी को पता है भारत ने जीता है। पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन फाइनल मैच कहां पर हुआ सर? दुबई के अंदर हुआ। ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री था, ये आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2025 की किसने जीती है? वो जीती है दक्षिण अफ्रीका ने। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी एआई समिट हुई थी 2024 में, यहां पर एआई शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया, सॉरी वो आपका दक्षिण कोरिया है, ये दक्षिण अफ्रीका था आप लोगों का। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो सीधा सीधा याद रख लेना, माधव टाइगर रिजर्व बना, ऑप्शन नंबर डी। कहां का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। टाइगर आप लोगों का जो प्रोजेक्ट चला था, टाइगर प्रोजेक्ट याद रखें आप लोग। टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? 1973 में चला था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। सिंहभूम कहां पर आप लोगों का? सिंहभूम आप लोगों को बच्चों झारखंड में, सिंहभूम आपका झारखंड में। अचान कमार आप लोगों का ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में अचान कमार। इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में आप लोगों का। गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अमराबाद, अमराबाद और एक आप लोगों का कमल, अमराबाद और कमल टाइगर रिजर्व दोनों के दोनों तेलंगाना में, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा आप लोगों का क्या? आप लोगों का कमल और अमराबाद। ये सारी चीजें याद रखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट कब चला? 1973 में। और राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बताना जल्दी से, कब मनाते हैं? 29 जुलाई होगा या 29 अगस्त होगा? इस चीज का आंसर आप लोग जब ये क्लास खत्म हो जाएगी इसके कमेंट बॉक्स में देके चले जाना कि जो हमारा नेशनल टाइगर डे है वो 29 अगस्त को होता है या 29 जुलाई को होता है। ठीक है, 29 जुलाई को है या 29 अगस्त को है। तो ये सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी याद रख लेना, कैलाश सांकला। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, जिनके नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। सतत विकास शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो याद रख लेना कनाडा। और कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कब हुआ था? मॉन्ट्रियल होता 87 में। किस लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। जैसे क्योटो हुआ था ना आप लोगों का 1997 में, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करने के लिए। तो इसलिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कब हुआ? 87 में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ मलेशिया में क्या हुआ है? मलेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ है? अभी
जल्दी से बताएंगे मुझे आप लोग। चाइना में तो सभी को पता है SCO हुआ है 2025 का चाइना में। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ है, G20 हुआ है 2025 का G20। और यहां पर मलेशिया में क्या हुई है, आसियान की समिट हुई है 2025 की। 2025 का आसियान का समिट हुआ है मलेशिया के अंदर, राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगी। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई एक द्वीप है बोर्नियो, जिस पर 3 कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, याद रखेंगे। ये आपका हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली, देखो पहला शब्द आ गया, पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग, जिनका नाम क्या हो जाएगा, जयश्री वेंकटेशन को यह अवार्ड मिला है। छोटे छोटे अवार्ड आपसे पूछे जाएंगे। रामसर अवार्ड, रामसर कन्वेंशन हम लोगों ने भी जिक्र किया था, इससे पहले हम लोगों ने बच्चों जिक्र किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। ज्योति रात्रे 55 साल की उम्र में, 55 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। कहां पर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही 55 साल की उम्र में ज्योति रात्रे। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी को फतेह किया है, 17 साल की है, कौन से स्टेट की है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, याद रखेंगे आप लोग, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मारिया एंगेला हुंगरिया, ठीक है, ये भैया इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 का, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन वुमेन, पर्सन ऑफ द ईयर, पैटाकाउ टाइम का, ये भी आप लोग देख लेना, एक एक फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो कब बना है, 2002 में बना है, के वारंट पर गिरफ्तार किसको किया गया गिरफ्तार, तो रोड्रिगो दुतेर्ते हैं, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है, फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनको जो है किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी एक टॉपिक है, यूपीएपी को PYQ उठा के देख लेना। इंटरनेशनल लेवल पर जब किसी का वारंट जारी होता है या फिर गिरफ्तारी होती है किसी की, वहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा चुका है। सुसान ले, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है, सुसान ले। क्रिस ब्राउन, क्रिस ब्राउन ये न्यूजीलैंड के पॉइंट नीमो है, नीमो, न्यूजीलैंड के अंदर एक पॉइंट नीमो है, पॉइंट नीमो, जिसका नाम है पॉइंट नीमो। ये कहां पर है, ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, वहां पर, और उसमें भी कहां पर, दक्षिण वाले हिस्से में, वहां पहुंचने वाले क्रिस ब्राउन जो है, न्यूजीलैंड में एक निमो पॉइंट है समुद्र के अंदर, कहां पर, पैसिफिक ओशन में, साउथ वाले हिस्से में, वहां पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एना लेना बेरबोक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वें नंबर का सेशन हुआ, 80वें नंबर का सेशन कब, 9 सितंबर 2025 को, उसके ही अध्यक्ष बने थे, कौन, एना लेना बेरबोक जो है, उसके अध्यक्ष बने थे, कब, सितंबर की न्यूज है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है, तो सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाला बोलते हैं ना, इंपोर्टेड माल है, इंपोर्टेड मतलब बाहर से आया हुआ है, तो इंपोर्टर कौन बना है, तो वो बना है बच्चों यूक्रेन। सबसे ज्यादा हथियार खरीदे पहले नंबर पर विश्व में किसने, यूक्रेन ने, क्योंकि रसिया के साथ लड़ाई चल रही है। सेकंड पोजीशन पर है भारत। सबसे ज्यादा बेचता कौन है, तो आप सभी को पता है अमेरिका बेचता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमाणु बम अमेरिका के पास नहीं है। सिपरी की रिपोर्ट आई थी अभी जो है, जिसके अनुसार रूस में सबसे ज्यादा, पहले नंबर पर है रूस परमाणु बम के मामले में, ठीक है, 5000 से ज्यादा इनके पास परमाणु बम है। भारत के पास में कितने हैं, भारत की पोजीशन थी 6ठे नंबर की पोजीशन हमारी, 180 परमाणु बम है। पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, चलो 7वें नंबर पर है 170 परमाणु बम के साथ में, ठीक है। चलिए, सिपरी की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन की एक संस्था है जो 3 तरह की रिपोर्ट जारी करती है, एक तो हथियार बेचना और किसने सबसे ज्यादा बेचे, किसने सबसे ज्यादा खरीदे, एक मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी कि सबसे ज्यादा मिलिट्री पर कौन सा देश पैसा खर्च करता है, ये रिपोर्ट जारी करती है, और तीसरी आपकी रिपोर्ट होती है परमाणु बम की, किस देश के पास में कितने परमाणु बम है, 3 तरह की रिपोर्ट जारी करते हैं सिपरी। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अभी घोषणा की हाल ही में इसकी 12 जुलाई को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, जनसंख्या दिवस पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। सिर्फ याद रख लेना 12 जुलाई, ठीक है। 12 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आशा होती है ना आपके घर पे आती है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए जो आशाएं होती है गांव की,
ठीक है, उनके लिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो याद रख लेना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स याद रखेंगे आप लोग। इसका जो हुआ आप लोगों का, इसका जो होस्ट थे, यहां पर लद्दाख आएगा बच्चों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसका होस्ट था। 2 जगह पर हुआ, पहला चरण हुआ लद्दाख के अंदर, दूसरा जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना इस पर फर्स्ट पोजीशन पर ही, फर्स्ट पर, और सेकंड पर था आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। बात इतना सा याद रख लेना आप लोग, आपके लिए इतने में ही काम हो जाएगा। आगे चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट हो गया आप लोगों का टॉप 25 जो एमसीक्यूज थे आप लोगों का मार्च का पार्ट फर्स्ट। और जिन बच्चों ने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी है उनको भी देख लेना आप लोग, वहां से भी जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल जो है, जो बच्चे यूपी एपीओ 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की, तो हमारी एक ई बुक लॉन्च हुई है, ई बुक जिसमें आप लोगों के 10 फुल मॉक है। ठीक है जी, और आप लोग जिसमें टोटल 30 टेस्ट है, 10 फुल मॉक है, 20 आपके सब्जेक्ट वाइज है, और इसकी हार्ड कॉपी मिलेगी आप लोगों को, हार्ड कॉपी जिसमें 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज है, जीके और लॉ के इसमें भर भर के एमसीक्यूज दे रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हमको ये खरीदनी है, कुरियर के माध्यम से आपके घर पर हम लोग पहुंचा देंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो या तो आप लोग एक काम करिएगा, टारगेट फॉर IQ ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां पर जाकर स्टोर में जाकर सर्च कर लेना यूपीएपी टेस्ट सीरीज, आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जो है क्वेरी ले सकते हैं, 7500110314 या फिर 75368302 और 77, इस नंबर पर भी जो आप लोग फोन या व्हाट्सएप करके जो है क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी, और मार्च 2025 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।